कि ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी जी सत्ता में वापस आना उनका निश्चित है। इस देश के अंदर विपक्ष के नेता भी अब ईवीएम के ऊपर चुप हो चुके हैं कि चाहे हरियाणा हो, मणिपुर हो, हर जगह तो दंगे हो रहे हैं और जितने अधिक दंगे होते हैं उतना अधिक वोट बीजेपी को मिलता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो गया ना, उस दिन अमेरिका की और चाइना की कोई औकात नहीं होगी कि चाइना हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर सके। और राम के नाम पर फिर सरकार कटोरा भीख का लेकर आएगी और कहेगी कि राम के नाम पर वोट दे दो, हम राम को लेकर आए हैं। इनकी औकात है, कल को ये कहेंगे कि हम अपने बाप को लेकर आए हैं, तो क्या आप मान लोगे कि अपने बाप को लेकर आए हैं? ये देश गुलाम तब इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ रहे थे, इसी कारण से ये देश गुलाम हुआ था। आज फिर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। अगर मोनू मानेसर जैसे लोगों के ऊपर लगाम कस दी जाती तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। अगर पहले ही इन लोगों के ऊपर लगाम कस देते तो इतना बड़ा राइट थोड़ी हो जाता। हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी तो आप उसको सुरक्षा नहीं दे सकते। आपने क्यों नहीं स्नाइपर्स को तैनात किया छत के ऊपर? जो पता चलता अगर स्नाइपर छत के ऊपर तैनात होते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। कि मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरीके से इस देश के अंदर जगह जगह हिंदू और मुसलमान के नाम की नफरत फैलाई जा रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई को उठाकर दरकिनार कर दिया गया है, तो उसके मद्देनजर तो यही लगता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आएगी और उसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम भी। आप ये सोचिए कि ईवीएम से चुनाव होगा तो मोदी जी सत्ता में वापस आना उनका निश्चित है। इस देश के अंदर विपक्ष के नेता भी अब ईवीएम के ऊपर चुप हो चुके हैं। इस देश के अंदर जगह जगह हिंदू और मुसलमान के नाम के दंगे हो रहे हैं। नफरत इतनी पैदा हो गई है कि चाहे हरियाणा हो, मणिपुर हो, हर जगह तो दंगे हो रहे हैं और जितने अधिक दंगे होते हैं उतना अधिक वोट बीजेपी को मिलता है। विपक्ष है, विपक्ष अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जिस तरीके से मोदी सरकार के राज में आप सोचिए हरियाणा जल रहा है मणिपुर, और इस देश के अंदर राजनीति कहाँ इतनी बड़ी हो गई है कि राजनीति के चलते आपस में अगर दो लोग डिस्कशन कर लेते हैं तो एक उनमें से खड़ा होकर गोली से मार भी देता है और ट्रेन के अंदर भी मार देता है और लोगों को भी। आप सोच कर देखिए तो नफरत की आंख कितनी बड़ी हो चुकी है इस देश के अंदर। दूसरी ओर वहां पर जब हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो उसके ऊपर पथराव हो जाता है। तो आप सोच कर देखिए ना कि इस देश के अंदर कितनी नफरत पैदा करी जा रही है। जहां इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक साथ मिलकर अपना खून बहा दिया इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। उस आजादी के वक्त को याद करिए जब कितनी माताएं, कितनी बहनें विधवा हो गई थी, आप याद कर देखिए। लेकिन आज आप इस देश को वापस से गुलाम की तादाद पर ले जाए जा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोचिए ये देश गुलाम तब इसलिए हुआ था क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ रहे थे, इसी कारण से ये देश गुलाम हुआ था। आज फिर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्या आपको तब समझ में आएगी कि फिर दोबारा से कोई अंग्रेज आकर आपके ऊपर कब्जा करेंगे, तब आप एक होंगे, या तब तक आप लड़ते ही रहेंगे? तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान काम नहीं आई? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान काम आई है या नहीं आई, ये तो आप देख ही रहे हैं। हरियाणा किस तरीके से जल रहा है, मणिपुर किस तरीके से जल रहा है। जिस देश में नारी को देवी समझकर पूजा जाता हो, जिस देश में नारी के सम्मान में लंका दहन कर दी गई हो, उस देश में आज नारी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। आप सोच कर देखिए। तो जता रहे मोदी जी के देश के 1.5 करोड़ जो 100 करोड़ लोग जो दुखी है। एक बात आप मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी को इस बात से दुख होता या नरेंद्र मोदी जी दुखी होते तो देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाते और मणिपुर जाकर मणिपुर के हालात का जायजा लेते। आज इस देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री, देश का राजा बाबू हरियाणा जल रहा है तो हरियाणा पे बोलने को तैयार नहीं है, मणिपुर जल रहा है तो मणिपुर पर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश का राजा बाबू प्रधानमंत्री तो इन सब चीज में व्यस्त रहता है कि कब और कौन सा और विधायक को खरीदा जाए और कितने में खरीदा जाए, बस इन सब चीज में व्यस्त रहता है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि सबको सुरक्षा देना संभव नहीं है, हर एक व्यक्ति का। अच्छा, नहीं, सबको सुरक्षा देना संभव नहीं है, तो जब हिंदुओं की जो शोभा यात्रा निकल रही थी तो आप उसको सुरक्षा नहीं दे सकते? आपने क्यों नहीं स्नाइपर्स को तैनात किया छत के ऊपर? जो पता चलता अगर स्नाइपर छत के ऊपर तैनात होते तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। अगर मोनू मानेसर जैसे लोगों के ऊपर लगाम कस दी जाती तो इतना बड़ा दंगा नहीं होता। अगर पहले ही इन लोगों के ऊपर लगाम कस देते तो इतना बड़ा राइट थोड़ी हो जाता, इतना बड़ा दंगा होने का चांस ही नहीं था। लेकिन हमारे देश की सरकार तो पहले तमाशीन बन के तमाशा देखती है और उसके बाद में आप सोच कर देखिए, एक आदमी को सारी जिंदगी लग जाती है अपनी दुकान को, अपने मकान को, अपने घर को बनाने में, लेकिन उसको 1 सेकंड में जला दिया जाता है। एक सोचिए, एक और सोचिए, एक मस्जिद के मौलाना को बेफजूल में उनको मार दिया जाता है। क्या दोस्त था उनका, क्या दोस्त था? जरा ये तो बताइए आप मुझे। वहाँ हिंदू, 2000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर के अंदर बंद थे, उनको गोली से वहाँ पर टारगेट किया जा रहा था, क्या उनका दोस्त था? ये जो कट्टरपंथी लोग हैं,
चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमान में हो। ये कट्टरपंथी लोग इस देश को नहीं चाहिए। जो लोग इस देश के अंदर, चाहे फिर वो इस्लाम के नाम पर हो, चाहे फिर वो हिंदुत्व के नाम पर हो, जो आपस में दंगे भड़काने का काम करते हैं, हमें वो लोग नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं इस देश में जो दंगों को सपोर्ट करते हैं। हमें ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो इस देश के अंदर कट्टरपंथी लोग हैं। हमें इस देश में ऐसे लोग चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चले। और मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप एक बार, सिर्फ एक बार मौका देकर देखिए इस देश के लोगों को। जिस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो गया ना जनाब, हमारे अंदर इतनी ताकत है और हमारी औकात इतनी बड़ी है कि हम अमेरिका और चाइना जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। यह ताकत है हमारे देश के नौजवान की। जिस दिन इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हो गया ना, उस दिन अमेरिका की और चाइना की कोई औकात नहीं होगी कि चाइना हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर सके। आज चाइना की औकात इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। हम हिंदुओं में ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय के नाम पर बटे हुए हैं। हम मुसलमानों में शेख, सैयद, सुन्नी, पठान इनके नाम पर बटे हुए हैं। हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर नहीं, हमें देश के तिरंगे के नाम पर लड़ना है और हमें दिखाना है कि क्या पावर है हम इंडियनों की, क्या पावर है हम भारतीयों की। जिस देश का संविधान हर एक व्यक्ति को एक समान हक और अधिकार देता है, हमें लड़ाई लड़नी है तो इस देश की मिट्टी के लिए लड़िए ना सर, इस देश के लिए लड़िए। मोनू मानेसर कहता है कि मेवातियों को तुम्हारा जीजा आ रहा, जब से ये हिंसा जो है फैला है। क्या कहेंगे मोनू मानेसर? अगर डिबेट में बैठ करके अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, अभी तक पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। मैं आपको यही तो बता रहा हूं, अगर मोनू मानेसर ये कहता है, चाइना वालों को अगर ये कहता ना कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से जमीन खाली करो, इस देश का मुसलमान हो, इस देश का हिंदू हो, इस देश का सिख हो या ईसाई हो, हर एक व्यक्ति उसका साथ देता। लेकिन ये लोग अपने ही देश के लोगों को लड़ाने में लग रहे हैं। कोई एक चीज बता दूं, अगर इस देश में यही माहौल रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के नाम पर चुनाव नहीं हुआ तो मोदी जी का आना निश्चित है। क्योंकि अभी आप ये देख लीजिए, अभी कुछ दिनों बाद राम मंदिर का मुद्दा हो जाएगा और राम मंदिर का मुद्दा 5, 7, 10 दिन आराम से टीवी चैनल पर चलेगा और जब तक 24 का चुनाव पूरा नहीं हो जाएगा, एक राज्य के अंदर भी अगर वोटिंग बची होगी तो राम जी का मुद्दा उठेगा और राम के नाम पर फिर सरकार कटोरा भीख का लेकर आएगी और कहेगी कि राम के नाम पर वोट दे दो, हम राम को लेकर आए हैं। इनकी औकात है, कल को ये कहेंगे कि हम अपने बाप को लेकर आए हैं, तो क्या आप मान लोगे कि अपने बाप को लेकर आए हैं? इस देश में किसकी औकात है? कौन राम को लेकर आएगा? राम आपको और हमें लेकर आने वाले हैं। ये देश के अंदर किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई राम को ला सके। राम से आपका और मेरा अस्तित्व है, राम आपको और हमें लेकर आए हैं, हमारी और आपकी औकात नहीं होता है। वो सब झुग्गी झोंपड़ी का रेंट के हिसाब से 800-900 रुपया होता है कि एक मजदूर झुग्गी झोंपड़ी में रहना चाहिए, या जो सबसे बेकार घर है उसमें जो 800 रुपये में कोई किराए पे मकान मिलता है क्या? और लिविंग वेजेस में कम से कम 10 से 15 हज़ार का हाउस रेंट मिले, जिससे कि एक मजदूर अपने बच्चों को बेहतर 2 रूम बेडरूम के सेट में अपने बच्चों को एक अच्छी जगह पर रह पाए, एसी लगवा पाए, बढ़िया जीवन दे, बढ़िया एजुकेशन दे पाए, बढ़िया हेल्थ केयर दे पाए, उसको इतना वेजेस मिले कि वो अपने बच्चों को और अपने जीवन को एक बेहतर, एक समाज की मुख्य धारा से जोड़ करके एक बेहतर नागरिक की तरह जीवन जिए, उसको आर्थिक फ्रीडम हो, तो वो लिविंग वेजेस बोर्ड लागू करो। हम कह रहे हैं एक राष्ट्र एक पगार, आप यूनिफॉर्म वेजेस बोर्ड लागू करो, लिविंग वेजेस बोर्ड, ये हमारी मांग है। सरकार से उम्मीद है आपको? बिल्कुल है, क्योंकि धारा 370 इन्होंने हटाई तो इतनी बड़ी हटा दी, और इन्होंने आर्टिकल 44 जो 43 के बाद आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने बनाने की पहल की है। तो हमें उम्मीद लग गई कि ये आर्टिकल 43 को इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के हक में उसको लागू कर सकते हैं, लिविंग वेजेस बोर्ड घोषित करेंगे, जिससे कि एक मजदूर जो वहाँ पर काम करता है, खेत में से लेकर के एक बड़ी इंडस्ट्री में काम करता है, सबको एक बेहतर जीवन मिल सके। बेहतर पे आरोप लगता है तो मजदूर विरोधी सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। तो देखिए, सरकार तो हमेशा से मजदूर विरोधी होती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी की, चाहे बीजेपी की, चाहे समाजवादी पार्टी की, चाहे जो पार्टी हो, वो जब भी आते हैं वो इस देश में मजदूरों को विरुद्ध काम करते हैं, वो मजदूरों के खिलाफ काम करते हैं। और आज जो इस देश में 25 कानून खत्म होकर के बीजेपी 4 लेबर कोड लागू कर रही है, वो उसी का परिणाम है कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने ग्राउंड तैयार किया था और इन्होंने इस ग्राउंड पे छक्का मार दिया। वो 25 कानून लेबर कानून खत्म करके और अब 4 लेबर कोड, उनकी गुलामी का कानून ये लागू कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो देश में जो सफाई कर्मी हैं उनके पास तो संसाधन भी नहीं है, वो बेचारे ऐसे गटर में पड़ते हैं।
उनके पास कोई संसाधन नहीं होता, उनकी मौत भी हो जाती है। सरकार उस पर तो ध्यान दे नहीं रही है। जी देखिए, कानून बहुत सारे बने हैं। एक 2013 का कानून बना हुआ है जिसमें मैनुअल स्क्वेंजिंग एबोलिशन एक्ट बना हुआ है, जिसके तहत जो सफाई कामगार हैं उनको स्किल्ड करके उनको छोटे छोटे व्यवसाय में डाला जाए, ठीक है ना, उनको काम दिया जाए, दूसरे कामों में लाया जाए, उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको घर दिए जाएं, फ्लैट दिए जाएं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। मगर ये सरकारें वो कानून तो बना देती हैं लेकिन लागू नहीं करती। बाबा साहब इस देश के अंदर सफाई कामगारों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से बजट की व्यवस्था कर गए, SC STों के लिए अलग से कर गए, लेकिन वो बजट भी उन तक नहीं पहुंच सकता है। उनको स्किल्ड करके इन पेशों से निकाल करके मुख्य धारा से जोड़ना ये नहीं हो पा रहा है। उनको बेहतर ड्रेस काम करने के लिए मास्क, उनको ड्रेस, उनको ग्लव्स, गमबूट, उनको उस तरह के औजार जिससे कि उनको गंदगी इफेक्ट ना करे, और क्योंकि सफाई का काम कोई ना कोई तो करेगा, इस देश का मजदूर कोई तो करेगा, तो उनको आधुनिक किया जाए जिससे कि वो काम भी हो जाए और मजदूर को बेहतर लाइफ मिले, उनको अच्छे तरीके से सुविधानुसार काम कर सकें और लिविंग वेजेस, एक अच्छा हेल्थी वेजेस मिले जो खुद को और अपने परिवार को एक सम्मानजनक जीवन दे सके। आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो सफाई कर्मी सफाई करते समय अगर उसकी मौत हो जाती है उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बॉर्डर पे फौज लड़ती है और वो देश के रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, इसी तरह इस देश के जो सफाई कामगार हैं वो इस देश के नागरिकों की गंदगी से सफाई करते हैं, रक्षा करते हैं। वो गंदगी को साफ करके एक एक नागरिक को जीवन को स्वस्थ रखते हैं, इसके पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। देखिए, जहाँ पर कचरा का इकट्ठा हो जाता है वहाँ से जो हवा चलती है प्रदूषित हो जाती है, लेकिन उस कचरे को साफ करके वो अपना जीवन कुर्बान करके, खतरे में डाल करके, और वो सबको सुरक्षित रखते हैं, सबका जीवन बचाते हैं। तो उनको जब उनकी मौत होती है तो उनको शहीद का दर्जा क्यों ना मिले, उनको वही सुविधाएं क्यों ना मिले जो एक शहीद को मिलती है। तो हमने कहा कि वो भी एक सैनिक है, वो सफाई सैनिक हैं, उनको भी शहीद का दर्जा मिले। और ये जो सफाई का काम है हमारा, ये सफाई का काम एक काम से आधारित है, ये किसी जाति पे आधारित नहीं है। ये तमाम लोग जो बेरोजगार हैं इस काम को कर रहे हैं, और यहाँ तक कि राजस्थान सरकार, यूपी सरकार और बहुत सारी मध्य प्रदेश सरकार जो आजकल नौकरियाँ निकाल रही है सफाई कर्मचारी की, उसमें कोटा लगा रही है, उसमें सभी जातियों के लोग आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। जो भी बेरोजगार है उस, और जो 10वीं पास है, 8वीं पास है, उसमें काम करके और वो आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। तो हम सबकी मांग कर रहे हैं, सफाई कामगारों के अधिकार की हम मांग कर रहे हैं, ना कि किसी जाति